चलो NH4NO2 एक्वस है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, N2 गैस में और +2H2O लिक्विड में। देखो पहले देखना रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है ऑलरेडी रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन ही तुमको दिया हुआ है। यहाँ पे तुमको पहले निकालना होगा, के के लिए हम लोग एक्सप्रेशन जैसा निकालते थे वैसे ही निकालना है। तो मान लेते हैं इसका कुछ कंसंट्रेशन हम लोग एज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो रिएक्टेंट हमारा किस टर्म में है, सॉल्यूशन फेज में। एक्वस दिया हुआ है मतलब सॉल्यूशन फेज है, तो सॉल्यूशन फेज के लिए प्रेशर के टर्म में डायरेक्टली हम लोग बात नहीं कर सकते हैं ना। सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म ही यूज करेंगे। तो T इक्वल टू 0 पे एज्यूम करते हैं इसका कुछ कंसंट्रेशन A है ना। कंसंट्रेशन कुछ A है इसका। और देखो यहाँ पे जो ये प्रेशर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ढंग से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम वर्सेस प्रेशर का डेटा दिया हुआ है। अब ये प्रेशर जो है इन सभी में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में मिला के प्रेशर जो है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, सिर्फ बताओ तो। गैस की वजह से, N2 के वजह से। N2 के वजह से ही होगा, क्योंकि बाकी दोनों तो सॉल्यूशन है, एक एक्वस फेज में और दूसरा लिक्विड फेज में। तो उसकी वजह से तो कोई सॉलिड और लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर की बात हम लोग करते नहीं है। तो जो भी प्रेशर है मतलब वो नाइट्रोजन की वजह से ही आ रहा होगा। तो टोटल प्रेशर का जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो टोटल प्रेशर किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली N2 से रिलेटेड। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि T इक्वल टू 0 पे भी टोटल प्रेशर 0 नहीं है, 50 मिलीमीटर Hg दिया हुआ है प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि T इक्वल टू 0 पे N2 का कुछ ना कुछ वैल्यू तो प्रेजेंट होगा, कंसंट्रेशन, तभी तो उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। क्योंकि और तो कोई रिएक्टेंट प्रेशर अप्लाई करेगा नहीं, करेगा क्या? जो भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वो N2 के वजह से होगा। तो T इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ प्रेशर अवेलेबल है, मतलब रिएक्टेंट में जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होगा उस कंटेनर में प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट, या प्रोडक्ट यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन गैस का कुछ ना कुछ अमाउंट पहले से प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि T इक्वल टू 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन कुछ हम लोग A एज्यूम किए, तो ऑब्वियसली वहां पे B भी ये प्रेजेंट, N2 भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं B है, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे वाटर से यहाँ मतलब नहीं है, वाटर को कंसिडर नहीं करो, ठीक है। या फिर इसको भी एज्यूम कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी कैलकुलेशन हमको करना है वो N2 और रिएक्टेंट से ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर इससे डायरेक्टली रिलेटेड है और हम लोग के का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब T इक्वल टू T पे अगर बात करें, चलो इसको भी C ले लेते हैं कुछ, चलो T इक्वल टू T पे बात करें तो इसका कंसंट्रेशन कुछ X अमाउंट से कम हो गया, तो ये बचेगा कितना, A माइनस एक्स, और ये क्या होगा, B प्लस एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको C प्लस 2x होगा ये। चलो ये T इक्वल टू T पे है। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हम लोग बात करें तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बिल्कुल 0, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, B प्लस A हो जाएगा N2 का, और H2O का क्या हो गया, C प्लस 2A, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको हम लोग रिलेट करेंगे। तुम लोग को बताए थे लास्ट क्लास में कि प्रेशर को डायरेक्टली हम लोग, टोटल प्रेशर को हम लोग डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन वाले टर्म से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इनिशियल प्रेशर जो P नॉट दिया हुआ है, इनिशियल टोटल प्रेशर P नॉट, उसको एज्यूम करते हैं हम लोग। तो P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके लिखेंगे बताओ तो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P नॉट, कौन से कंसंट्रेशन के, A के कंसंट्रेशन के। यहीं पे तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, P नॉट किसके डायरेक्टली, B, क्योंकि अभी बता चुके यहाँ पे ये एक्वस फेज है, तो ये तो प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा ना। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कौन अप्लाई कर रहा होगा, N2। तो P नॉट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम करते हैं हम लोग। दूसरा, किसी टाइम T पे टोटल प्रेशर जो है PT अज्यूम करते हैं, तो PT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा,
अगर यहाँ पे ये t इक्वल टू टी पे अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो pt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, b प्लस एक्स के हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 है ना। और तीसरा इक्वेशन है कि हम लोग p इंफिनिटी, क्योंकि p इंफिनिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो p इंफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, b प्लस a आ जाएगा। ये टोटल 3 इक्वेशन हमको मिल गया है। कोई डाउट किसी को इसमें ये लिखने में? बोलो यहाँ तक। चलो नो सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, k इक्वल टू 1/t ln c नॉट बाय ct, है ना। अब ये सी नॉट और ct सिर्फ और सिर्फ किसका लिया जाता है, रिएक्टेंट का लिया जाता है, प्रोडक्ट से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। तो रिएक्टेंट का यहाँ पे पुट करोगे तो k इक्वल टू 1/t ln c नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है a, और बाय ct कितना है a माइनस एक्स, है ना। एक्चुअली हमको ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, a बाय a माइनस एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए हमको। अब a बाय a माइनस एक्स इस टर्म में डेटा हमको कंसेंट्रेशन के टर्म में नहीं दिया गया, हमको प्रेशर के टर्म में दिया है। तो इस कंसेंट्रेशन को हम लोग कैसे प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इन 3 इक्वेशन का यूज करके a बाय a माइनस एक्स का तुमको एक्सप्रेशन निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो बताओ तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो a का तो हमको पता चल चुका है, a किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी नॉट, सॉरी ए किस, चलो ए भी नहीं पता है हमको, तो पहले ए का निकालोगे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा बताओ, कौन से दो इक्वेशन को मैनिपुलेट करोगे जो ए आ जाएगा। 1 and 3. हाँ, अगर 3 में हम लोग 1 माइनस कर दिए तो डायरेक्टली ए का वैल्यू निकल जाएगा। देखो तो यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया p इंफिनिटी माइनस p नॉट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b प्लस a माइनस b, तो b कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली a बच गया। तो ये एक आ गया हमको, ये फोर्थ मान लेते हैं इसको। दूसरा हमको क्या चाहिए, a माइनस एक्स चाहिए। तो a माइनस एक्स कहाँ से आएगा बताओ, 3 में हम लोग अगर 2 को माइनस करें, देखो तो ये क्या बच जाएगा, p इंफिनिटी माइनस pt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b प्लस a माइनस b और माइनस एक्स, ये होगा। और माइनस b प्लस b कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, दैट इज इक्वल टू बच गया p इंफिनिटी माइनस pt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। यही तो चाहिए था हमको, ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ गया हम लोग का एक्सप्रेशन, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, a बाय a माइनस एक्स। अब ये डायरेक्टली प्रेशर के टर्म में कैसे रिलेट हो गया, अब a की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, p इंफिनिटी माइनस p नॉट बाय, और a माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, p इंफिनिटी माइनस pt। k का यहाँ पे हम लोग k इक्वल टू 1/ln, अब a की जगह हम लोग पुट कर दिए p इंफिनिटी माइनस p नॉट, और a माइनस एक्स की जगह p इंफिनिटी माइनस pt। चलो अब ये सारा वैल्यूज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो। p इंफिनिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p इंफिनिटी मतलब टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम, तो टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम 90 mm, और p नॉट टोटल प्रेशर एट ये 50 दिया हुआ है, और pt किसी टाइम t पे 20 मिनट्स पे दिया हुआ है तुमको 80 mm। तो चलो यहाँ वैल्यू पुट कर दो सारा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ये क्या आ जाएगा, 1/t। अब कौन से टाइम t पे निकाल रहे हैं हम लोग, 20 मिनट्स पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो t की जगह पे 20 पुट कर दिए, मिनट्स में है ये। और ln p इंफिनिटी का वैल्यू 90, p नॉट का वैल्यू 50, 90 माइनस 50 बाय, चलो ये एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन से हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 90 माइनस pt कितना है 80, तो ये क्या आ गया 1/20 ln 40/10। सर ये t का वैल्यू 20 क्यों लिए?
क्या चीज? t इक्वल टू 20 सेकेंड ही दिया हुआ है ना किसी टाइम t पे, तो वही दिया हुआ है। कौन से टाइम के लिए तुमको डेटा गिवन है? 20 मिनट्स के लिए। तो जिसके लिए डेटा गिवन है उसी के लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, k का वैल्यू तुम किसी भी टाइम पे निकालो, k का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, k थोड़ी ना चेंज होता है टाइम के साथ। हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू निकाल रहे हैं, k किसी भी टाइम पे निकालोगे तो k का वैल्यू फिक्स ही रहेगा। तो कोई टाइम t यहाँ 20 सेकंड के लिए डेटा गिवन था तो उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ln4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/20 इंटू ln4 को हम लोग 2ln2 लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू देखो क्या आ गया, ln2/10, ये आ गया k का वैल्यू। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था हमको? t हाफ निकालना था ना। टी हाफ का हाँ, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? ln2/k होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो k का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, k का वैल्यू क्या है? ln2/10, 10 ऊपर चला गया, आंसर क्या आ गया? 10 मिनट्स। तो टी हाफ इसके केस के लिए 10 मिनट्स होगा। तो यही हो गया आंसर। कोई डाउट? देख लो एक बार क्वेश्चन, इसलिए ढंग से पहले विजुअलाइज करो क्या करना है कैसे। ठीक है, उस हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखने के, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अब रट मत लेना कि हर एक क्वेश्चन में यही एक्सप्रेशन लगेगा, क्योंकि कोफिशिएंट अगर चेंज हो जाएगा तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो तुमको प्रोसेस आना चाहिए कि कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सप्रेशन रटो मत कभी भी। ये एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, लेकिन यही अगर वहां पे कोफिशिएंट अगर चेंज हो जाएगा तो फिर एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देख लो, इसी तरह सिमिलर दूसरा क्वेश्चन बनाओ। फिर पहला में डाउट है किसी को? देखो तो, बोलो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, है क्या? हेलो, अरे हाँ या नहीं, रिस्पॉन्स तो दो। हाँ सर। चलो, तो नहीं है डाउट तो सेकंड क्वेश्चन बनाओ सब लोग। फिर दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? सेकंड वाला, सेकंड वाला सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही दिया हुआ है और डेटा तुमको गिवन है। चलो, यहाँ पे दो ही डेटा दिया है। हेलो, हाँ हेलो, सर। Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुको। ठीक है अभी? यस सर। चलो ठीक है, बनाओ सेकंड वाला बनाओ। इधर चला गया सर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक मिनट रुको यार। चलो, दिख रहा है ना क्वेश्चन? सेकंड वाला बनाओ। यहाँ पे दो ही डेटा तुमको दिया है, एक t इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है। अब इस बार ध्यान देना, रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, रिएक्शन तो लिख लोगे ना तुम लोग। NH3 का डिकम्पोजिशन ये हम लोग देख चुके हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगा इस केस में? 2NH3 गैस, अरे यार एक मिनट, ये है 2NH3 गैस, ये डिकम्पोज होगा N2 गैस और प्लस 3H2 गैस। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन चेंज हुआ है, इस बार
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में गैसेस हैं, और वहां पे ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो इसमें ढंग से करना। और ये प्लेटिनम के सरफेस पे, तो ये रिएक्शन है। और दो डेटा गिवन है, एक t इक्वल टू 0 पे और किसी टाइम t पे। हो गया? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बना किसी का? सो गए क्या सब लोग? सर इसमें हेलो? कुछ हो गया हो गया। हाँ, इसमें नीचे लिखा हुआ था सर, हमको क्वेश्चन मालूम नहीं चल रहा था। हो गया। क्या आया आंसर? अभी क्वेश्चन ही सर पढ़ रहे हो? 4.8। 4.8 क्या मिनट्स? हाँ क्या कैलकुलेट की हो? टी हाफ का वैल्यू बता रही हो? यस सर। 4.8 नहीं नहीं नहीं, गलत है। चार ऑप्शन है, 20, 30, 40, 50 मिनट्स में। 20, 30, 40, 50 मिनट में है सारा। बताओ कौन सा होगा? फिफ्टी है क्या?
50 मिनट्स, हाँ सही है। यस सर 50 आ गया। कौन बनाया, नाम बताओ अपना। स्नेहा। स्नेहा, 50 आ गया तुम्हारा। हाँ सर। चलो, और कौन बोला था? करो रेस्पॉन्ड। अंशु सर। अंशु, और किसी का आया? 50 अरे मिनट क्या? 50। चलो यहाँ देखो, जिससे इससे नहीं बना, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग प्रेशर के टर्म में बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में भी प्रेशर है और प्रोडक्ट में भी प्रेशर है, सॉरी गैस गैस इन्वॉल्व है। तो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इन्वॉल्व रहता है तो डायरेक्टली हम लोग प्रेशर के टर्म में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे NH3 गैस का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, रिएक्शन लिख लेते हैं। NH3 है, 2NH3 कन्वर्ट हो रहा है ये N2 गैस और प्लस 3H2 गैस में, ठीक है। अब जैसे इसका इनिशियल प्रेशर अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, इसका इनिशियल प्रेशर कुछ P0 है, यहाँ पे 0 और 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि इनिशियली जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया गैस ही कंटेनर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहले से नहीं है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमोनिया गैस ही प्रेजेंट है, तो इसी की वजह से प्रेशर होगा P0। ये T इक्वल टू 0 पे मान रहे हैं, किसी T इक्वल टू T पे एज्यूम करते हैं कि इसका कुछ X अमाउंट ये कम हो गया, ठीक है। ये अगर X अमाउंट कंज्यूम हुआ, ठीक है, या फिर चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर X एज्यूम करते हैं हम लोग, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर X है तो यहाँ पे ये कितना कम होगा बताओ तो? P0 माइनस 2X, 2x, ये कितना फॉर्म होगा? X, एक्स ये कितना फॉर्म होगा? 3x। 3x. 3X। चलो, कोई डाउट इसमें किसी को? No sir. नहीं। अब क्वेश्चन में देखो, हमको डायरेक्टली हम P0 जो है, इनिशियल जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ अमोनिया गैस की वजह से होगा। तो T Yes, इक्वल टू 0 पे जो भी प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो भी हो रहा होगा वो अमोनिया गैस की वजह से होगा। तो P0 इज इक्वल टू, क्वेश्चन अगर देखोगे डेटा तो डायरेक्टली हम लोग 100 mm लिख सकते हैं क्या? 100 mm Hg, ये P0 का वैल्यू है। और सेकंड जो दिया हुआ है PT, टोटल प्रेशर किसी टाइम T पे, मतलब 20 मिनट्स पे दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? PT क्या हो जाएगा? सारे प्रेशर का सम हो जाएगा। यस सर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो। 125. P0 plus 2x। P0 plus 2x. अच्छा एक मिनट रुको, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है क्या? बैलेंस है ना? Yes sir. Yes sir. क्या चीज, क्या बोल रहे हो? हेलो, यहाँ पे देखो ये, चलो यहाँ पे अगर हम ऐसे एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम करके करो तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि X अमाउंट से ही प्रेशर कम हुआ है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में नहीं मान रहे हम लोग, मान रहे हैं कि X अमाउंट से ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, P0 माइनस X हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? P0 माइनस X से अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये N2 का प्रेशर कितना होगा, फॉर्म होगा, बताओ तो? N2 के जगह पे एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? x/2. x/2। x/2, क्योंकि 2 से यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 2 मोल से अगर 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो x, अगर ये x कम होगा तो ये कितना फॉर्म होगा? x/2 फॉर्म होगा, इसकी वजह से प्रेशर आएगा। उसी तरह 2 से अगर ये 3 फॉर्म हो रहा है तो ये x से कितना हो जाएगा? ये 3x/2, 3x/2.
ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल प्रेशर एज्यूम करें, टोटल प्रेशर अगर निकालोगे तो सारे का प्रेशर ऐड करो, तो ये अमोनिया की वजह से भी प्रेशर और इन सभी प्रेशर का सम आ जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स और प्लस एक्स बाई टू और प्लस 3x/2। इन सबको ऐड करो तो ये कितना आ रहा है ऐड करने पे? P naught minus X. P naught plus P X. naught plus X. पी नॉट प्लस एक्स, ठीक है। हाँ सॉरी। चलो, तो पी नॉट प्लस एक्स आ गया। अब ये पी नॉट प्लस एक्स जो है, ये इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये पी नॉट प्लस एक्स पीटी दिया हुआ है किसी टाइम टी पे टोटल प्रेशर, और किसी टाइम टी पे वो कौन से टाइम के लिए डेटा हमको गिवन है क्वेश्चन में, देखो टी इक्वल टू 20 मिनट के लिए डेटा दिया हुआ है 125 mm में। तो यहाँ पे हम लोग पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये इक्वल टू 122 mmHg अगर पुट किए तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि पी नॉट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो x का वैल्यू 25 mm आ गया। अब यहाँ पे k हमको निकालना है, तो k का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग k इक्वल टू 1/t ln, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्चुअली x के फॉर्म में हम लोग क्यों अज्यूम कर रहे थे, क्योंकि जो कंसेंट्रेशन हम लोग लिखते हैं वो पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है, वो जनरली वैसा ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे x अज्यूम करके हम लोग कर रहे हैं। तो k इक्वल टू 1/t ln। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जो प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका लिखेंगे, हम लोग रिएक्टेंट का लिखेंगे, प्रोडक्ट का तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हम लोग कंसेंट्रेशन भी लेते थे तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही लेते थे, प्रेशर भी लेंगे तो किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा किसका आएगा, अमोनिया गैस का ही आएगा। तो यहाँ पे अमोनिया गैस के प्रेशर के टर्म में तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट हो गया और फाइनल प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स हो गया। अब किस टाइम टी पे हम निकाल रहे हैं, सारा वैल्यू हमको पता चल चुका है। तो 1 टाइम 20 मिनट्स के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1/20 और ln पी नॉट की जगह पे क्या पुट करोगे, 100. पी नॉट, हाँ पी नॉट की जगह 100 पुट करो और पी नॉट माइनस एक्स, तो सॉरी पी नॉट, हाँ तो पी नॉट माइनस एक्स ये हो गया, 100 माइनस 25 करोगे तो डायरेक्टली लिख रहे हैं ये 75। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/20 ln 4/3 हो गया। अब ln 4/3 इसको log में भी कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग। चलो यहाँ ln 4/3 के टर्म में देने देते हैं, रहने देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी हाफ कैलकुलेट करना है, तो टी हाफ क्या आ जाएगा ln 2/k, तो k का वैल्यू ये आ गया ln 2 और बाय नीचे k की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ये 20, चलो यहाँ पे हम लोग रख दिए ln 4/3 यहाँ पे ले लिए और 20 ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ln 4/3 को हम लोग क्या कैलकुलेट, चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ln 4/3 को ln 4 माइनस ln 3 लिख लेते हैं, तो ln 4 को हम लोग 2 ln 2 लिख सकते हैं यस सर। और माइनस ln 3। वैल्यूज पता है ln 3 और ln 2 का, ln 2 का तो वैल्यू पता है 0.3। log 3 का वैल्यू तुमको दिया हुआ के लिए, log का वैल्यू अगर पता है तो ln 3 का वैल्यू 303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना हम लोग, आ रहा है समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको गिवन है, यहाँ पे किसका log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ln 3 निकालना है तो बस उसको क्या कर दोगे 2.03 से दो, ठीक है। तो वो कर लेना क्वेश्चन तुम लोग, वो डेटा पुट कर देना, डेटा पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पुट करो, ये सॉल्व करना, कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे, 50 मिनट्स आ रहा है ना, यस हेलो, सर। तो ये आ जाएगा 50 मिनट्स, तो यही आंसर। क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लो, किसी को भी कहीं डाउट हो रहा है, पहले एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो वाला पोर्शन क्लियर होना चाहिए, तभी इसमें आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे।
हेलो, है क्या डाउट किसी को? इनमें से किसी को कोई डाउट है तो बोलो अभी भी। इस यहाँ तक नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तुम लोग रिडॉक्स में टाइट्रेशन पढ़े हो क्या? हम्म, सर केमिकल आंसर इसका 50 ही है। क्या बोल रहे हो आंसर? सर 50 ही आंसर है। हाँ 50 मिनट्स। क्यों, कुछ और आ रहा है क्या? 47 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, वो राउंड ऑफ करके वो एक्चुअली दिया है आंसर तुमको। नहीं तो ये न्यू एग्जैक्ट क्या आएगा? एग्जैक्ट 50 है, अब देख लो, कैलकुलेशन तुम लोग कर लो। एल इंटू माई, ठीक है, वो कैलकुलेशन कर लेना जो भी आएगा राउंड ऑफ। एग्जैक्ट 50 आ रहा है क्या? हाँ सर, अगर ln का हाँ वैल्यू ln एग्जैक्ट 50 आ रहा। ठीक है, चलो वो देख लेना तुम लोग कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है ना सबको, किसी को नहीं पूछना है इसमें कोई डाउट? चलो तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हम लोग यही वाला पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, मॉनिटरिंग द रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज। अभी हम लोग प्रेशर के टर्म में देख रहे थे, अब यहाँ सॉल्यूशन फेज में देखेंगे। अब सॉल्यूशन फेज में यहाँ पे एक्चुअली हम लोग टाइट्रेशन मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट तुम लोग किए होगे ना स्कूल में, लैब में जो करते हो। नहीं सर। 11th में किए होगे ना टाइट्रेशन? नॉन ठीक है, अटेंडिंग है। नॉन अटेंडिंग, तो नॉन अटेंडिंग हो तो लैब देख लेना यूट्यूब पे। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है कि एक तुमको एक कोई दिया रहेगा, ठीक है, एक कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसका कंसेंट्रेशन तुमको गिवन होगा। अब उस सॉल्यूशन को यूज करके तुमको किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्चुअली वही होता है टाइट्रेशन, हम लोग टाइट्रेट करते हैं उसको पिपेट और ब्यूरेट यूज करके। वो एक्चुअली किए हो गए एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मेनली हम लोग कर रहे हैं कि रिएक्शन मॉनिटर कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकालने के लिए वही के का ही एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फेज में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो टाइट्रेशन का यूज करेंगे। तो H2O2 एक्चुअली क्या है, H2O2 एक्वस फेज में अगर लिए तो ये क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अगर ये डिकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट क्या क्या देगा बताओ तो? H2O एक्वस में प्रोडक्ट देता है और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, इसके रेट को मॉनिटर करना है। मतलब इसके लिए हमको के का वैल्यू निकालना है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू के का एक्सप्रेशन निकालना है। अब t इक्वल टू 0 पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ मान लेते हैं, इसका कंसेंट्रेशन कुछ a है और ये 0 0 है, ये दोनों। t इक्वल टू t पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अगर इसके लिए एक्सप्रेशन अगर लिखे हम लोग तो k इक्वल टू 1/t ln, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, तो k इक्वल टू 1/t ln a माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको a और a माइनस एक्स इसका वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, ये हमको ट्रांसफॉर्म करना है किसके फॉर्म में, जो टाइट्रेशन हम लोग जिस कंपाउंड के साथ इसका टाइट्रेशन करेंगे उसका वैल्यू से इसको रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन का प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन of H2O2 can be monitored by titration with KMnO4 solution। ठीक है,
KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, और ये टाइट्रेशन हो रहा है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, मतलब थोड़ा अमाउंट इसमें एसिड भी हम लोग मिक्स करेंगे। तो एक्चुअली जब एसिडिक मीडियम में इसका टाइट्रेशन करते हैं तो ये फॉलोइंग रिएक्शन होता है। आयनिक रिएक्शन हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पे, KMnO4 है, ये H+ है और ये H2O2, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है O2 से Mn2+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये है, ये फुल्ली बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं, ये रिएक्शन तुम लोग रिडॉक्स में ये वाला रिएक्शन पढ़े हो गया कि हाँ सर। टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन जब होता है तो ये बैलेंस इक्वेशन वहां पे रिडॉक्स में पढ़े हो गए इस टाइप का, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो तुम लोग आयनिक मेथड से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से वो कर सकते हो इसको बैलेंस। तो एक्चुअली ये KMnO4 का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का यूज करके इसको हम लोग डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, ठीक है। H2O2 का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं किसमें, ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो रहा है ये, और Mn जो है ये खुद रिड्यूस हो गया Mn2+ में। एक्चुअली यहाँ देखो KMnO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ तो। यहाँ पे इस रिएक्शन में ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। कैसे पता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है, और ये हाँ। +7 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। इसका मतलब इसका खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। खुद रिडक्शन हो रहा है इसका। अब जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2O2 यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे O2 है। देखो O2 का यहाँ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, H2O2 में O2 का कितना होता है, -1 होता है, और ये जा रहा है O2 में, मतलब यहाँ 0 है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे इसका हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, रिएक्शन का रेट कैसे हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग कुछ अमाउंट यहाँ से जो बीकर होगा जहाँ पे H2O2 प्रेजेंट होगा, कुछ अमाउंट वहां से फिक्स्ड अमाउंट H2O2 निकालोगे, और उसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक्चुअल में देखो KMnO4 जो हम लोग यूज कर रहे हैं, टाइट्रेशन अगर तुम लोग किए होंगे तो KMnO4 जो यूज करेंगे उसका कंसेंट्रेशन हमको पता होगा, ठीक है, उसका कंसेंट्रेशन नोन होगा हमको KMnO4 का। यहाँ पे एक्चुअली हमको निकालना है कि H2O2 का कंसेंट्रेशन कितना होगा, और वो KMnO4 का वॉल्यूम से कैसे वेरी करेगा। यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन होगा तुमको, KMnO4 का तुमको कंसेंट्रेशन नोन होगा, ठीक है, कंसेंट्रेशन नोन है इसका, वॉल्यूम इसका गिवन नहीं होगा, इसका वॉल्यूम का रिलेशन हमको निकालना है, वॉल्यूम इसका नोन नहीं है। और H2O2 का क्या है, H2O2 का वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम जितना हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, जो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, और इसका कंसेंट्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड है यहाँ पे, इसका कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना है हमको। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग रिलेशन निकालेंगे एक कि कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इसमें। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और H2O2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं हम लोग, मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा पढ़े हैं। हाँ तो वही चीज है, मोल कॉन्सेप्ट में जो थोड़ा बहुत पढ़े होगे, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एक्चुअली है क्या, ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग बराबर क्या करते हैं, दोनों का इक्विवेलेंस बराबर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये इक्वल होता है, ठीक है। यही चीज हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का
इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट। यही सेम हमको इक्वल करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या उसको हम लोग इक्विवेलेंट से डिनोट कर रहे हैं। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल से कैसे रिलेट करोगे उसको, बोलो तो। इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू किससे मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मली एन फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है या वैलेंसी फैक्टर से, हाँ सर। यही तो होता है। इक्विवेलेंट अगर निकालना है तुमको तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, या वैलेंसी फैक्टर उसी को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा KMnO4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 इनटू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 और इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो वैलेंसी फैक्टर है KMnO4 का, ठीक है, KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग m। ऐसे तो यहाँ पे तुमको पता होगा कि इस रिएक्शन में अगर ये एसिडिक मीडियम में होता है तो यहाँ पे KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर जो होता है ये कितना लेते हैं हम लोग, +7 से +2 जा रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना अज्यूम किया जाता है, 5 लिया जाता है, ठीक है। और H2O2 का कितना लेते हैं हम लोग, 2 सॉरी 1 लेंगे। कितना लिया जाएगा वैलेंसी फैक्टर, एक यहाँ पे 2 एटम का चेंज हो रहा है ना, पर एटम हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो ये -1, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया 2 इंटू -1, तो -2 है, और यहाँ पे टोटल कितना है 2 इंटू 0, 0 है, तो -2 से वो 0 हुआ है, मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 2 का 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर वो 2 हो जाए। तो वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, अलग अलग रिएक्शन जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी फैक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग जनरल केस ले रहे हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर x1 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन तुमको दिया होगा तो वैलेंसी फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। तो x1 एज्यूम कर लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ Yes. मोल्स। तो यहाँ पे मोलारिटी इसको m से डिनोट करते हैं, m0 से डिनोट करते हैं, चलो ये यहाँ पे इसको KMnO4 ही लिख देते हैं, मोलारिटी ऑफ KMnO4, ठीक है, मोलारिटी ऑफ KMnO4 इनटू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ठीक है। और इधर भी वही कर रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कुछ x2 है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, x2 एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ भी हम लोग H2O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 क्या पुट कर सकते हैं, मोलारिटी ऑफ H2O2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है। अब देखो फिक्स, हमको फिक्स क्या क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट कौन कौन सा टर्म है, अगर रिएक्शन गिवन होगा तुमको तो x1 ये वैलेंसी फैक्टर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। दूसरा चीज KMnO4 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि KMnO4 का कंसंट्रेशन नोन होगा हमको क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ये वेरिएबल है, क्योंकि ये हमको नोन नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कैसे वेरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा वही रिलेशन हमको निकालना है, तो ये वेरिएबल है यहाँ पे। फिर x2 जो है ये इसका वैलेंसी फैक्टर ये कांस्टेंट होगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो कांस्टेंट ही होगा। मोलारिटी ऑफ H2O2 ये वेरी करेगा, और वॉल्यूम ऑफ H2O2 ये भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग एक जगह ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ठीक है, ये वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट है उसको एक जगह पे ले रहे हैं, तो x2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 ये सारा फिक्स्ड है, डिवाइडेड बाय, इसको ले आओ इधर, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इधर कांस्टेंट हो गया x1 इंटू मोलारिटी ऑफ KMnO4, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, और इधर क्या बच गया, मोलारिटी ऑफ H2O2 बच गया, मोलारिटी ऑफ H2O2। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मोलारिटी ऑफ H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो।
हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? देखो तो अब हमको क्वेश्चन में जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है उसका डेटा हमको गिवन होगा। डेटा कैसे गिवन होगा? तो डेटा हम लोग को गिवन होगा जैसे ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए KMnO4 के रिएक्शन के लिए KMnO4 कैसे इसको डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है, O2 प्लस Mn2 प्लस में। इसके लिए डेटा क्या गिवन है? डेटा रिकॉर्डेड क्या डेटा रिकॉर्डेड है? T इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो है ये दिया हुआ है V0, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 V0 दिया हुआ है और T इक्वल टू T पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो है ये कुछ VT दिया होगा, ठीक है। अब ये डेटा हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कैसे चेंज हो रहा है, वो तुमको रिकॉर्डेड वॉल्यूम इसका दिया रहेगा, टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है। अब इसको हमको रिप्लेस करना है, कंसंट्रेशन की जगह पे पुट करना है। तो अब कंसंट्रेशन की जगह पे यहाँ पे देखो एक्चुअली हमारा रिएक्टेंट क्या था? H2O2 का हम लोग डिकम्पोजिशन देख रहे हैं। H2O2 का ही डिकम्पोजिशन हम लोग कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? हम लोग एक्चुअली यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसका कर रहे हैं? H2O2 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 कैसे वेरी कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं हम लोग कि दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ H2O2 है। तो इनिशियल जो वॉल्यूम है KMnO4 का, इनिशियल वॉल्यूम T इक्वल टू 0 पे कितना दिया हुआ है? V0 दिया हुआ है, V0, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी ऑफ H2O2 लिख सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ H2O2 इनिशियल कितना था? T इक्वल टू 0 पे देखो तो T इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन हम लोग कितना एज्यूम किए थे? A एज्यूम किए थे, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिख सकते हैं। अब T इक्वल टू T पे क्या लिख सकते हैं? T इक्वल टू T पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना दिया हुआ है? VT दिया हुआ है। तो VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? मोलैरिटी ऑफ H2O2 एट टाइम T। तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 एट टाइम T क्या है? A माइनस X ही है। अब यहाँ -X। हाँ, अब इसके टर्म में हमको लिखना है K का एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली हमारा रिएक्टेंट है H2O2, तो रिएक्टेंट H2O2 है, तो ये क्या है? K इक्वल टू 1/T ln A by A माइनस X, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 A है और कंसेंट्रेशन एट T टाइम क्या है? A माइनस X है। लेकिन हमको डेटा किसका दिया हुआ है? इसके कंसेंट्रेशन का डेटा नहीं दिया हुआ है, हमको KMnO4 के वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? हम लोग इसके टर्म में मेजर कर रहे हैं। डेटा एक्चुअली हमको KMnO4 के वॉल्यूम का दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकाल चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? मोलैरिटी ऑफ हाँ, कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सारा टर्म यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तब यहाँ पे रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। ये दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो V0 by VT क्या आ जाएगा? That is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A by A माइनस X। तो यहाँ पे जिस टर्म में हमको क्वेश्चन में डेटा दिया था उसी टर्म में हमको निकालना रहेगा K का एक्सप्रेशन। तो K का एक्सप्रेशन क्या आ गया यहाँ से? K इक्वल टू 1/T ln A by A माइनस X की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? V0 by VT। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जिस टर्म में हमको दिया था वैल्यू, उस टर्म में हमारा K का एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। तो यही हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, क्योंकि हमको डेटा जो दिया हुआ है इसी टर्म में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के टर्म में ही दिया है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो, तो ये हो गया टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हमेशा ध्यान रखना है, एक तो वैलेंसी फैक्टर तुमको निकालने आना चाहिए, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी रहेगा, या रिएक्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेडिएशन एजेंट दोनों का इक्विवेलेंट तुमको बराबर करना है, बस। तो ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट हम लोग निकालते कैसे हैं? वैलेंसी फैक्टर इनटू
नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए ये ध्यान देना, ये समझो। एक और केस इसमें हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे तो सिंपली हम लोग एक ही रिएक्टेंट का केस ले रहे थे, या मतलब यहाँ पे रिएजेंट जो था हमारा KMnO4 जो है वो सिर्फ एक ही स्पीसीज से रिएक्ट कर रहा था, H2O2 से ही रिएक्ट कर रहा था। जैसे मान लो केस 2 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसमें क्या है, केस 2 हम लोग ले रहे हैं कि व्हेन द रिएजेंट यहाँ पे KMnO4 के टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, तो व्हेन द रिएजेंट रिएक्ट्स विथ मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, मोर देन वन स्पीसीज, इस केस में कैसे करोगे? तो जैसे मान लो A से ये चेंज हो, कन्वर्ट हो रहा है 2B + 3C में, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एंड, ये रिएक्शन दिया हुआ है A से 2B + 3 बैलेंस्ड है, एंड द रिएजेंट यहाँ पे बोला गया तुमको रिएक्ट्स विथ, तीनों से रिएक्ट कर रहा है हमारा रिएजेंट, A से भी रिएक्ट कर रहा है, B से भी रिएक्ट कर रहा है और C से भी रिएक्ट कर रहा है। इस केस में हम लोग इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे? और यहाँ पे तुमको डेटा जो दिया गया है क्वेश्चन में, ये डेटा दिया हुआ है कि टाइम और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, टाइम और वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट का डेटा दिया है, ठीक है, डेटा दिया हुआ है t = 0 है तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट V0 है, t = t है तो इसका वॉल्यूम है VT, t = ∞ है तो वॉल्यूम है इसका V∞, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जहां पे रिएजेंट हमारा एक से ज्यादा रिएक्टेंट से अगर रिएक्ट कर रहा होगा तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो वही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है हमको। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन किया हुआ है कि वैलेंसी फैक्टर जो दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर सबका गिवन है तुमको, वैलेंसी फैक्टर ऑफ A, B and C are x1, x2 and x3 respectively। A, B और C तीनों का वैलेंसी फैक्टर x1, x2 और x3 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। चलो कर पाओगे एक्सप्रेशन? चलो एक बार बता देते हैं यहाँ पे इस केस में कैसे करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉ, चलो जैसे मान लो A से ये कन्वर्ट हो रहा है 2B + 3C में, ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं हम लोग, t = 0 पे इसका कंसंट्रेशन कुछ A मानते हैं, और ये दोनों तो प्रोडक्ट है तो 0 0 रहेगा, t = t पे ये A - x, ये कितना फॉर्म होगा 2x, और ये कितना फॉर्म होगा 3x। अब t = ∞ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो गया 3a। ये लिखने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब यहाँ पे वही चीज है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है तुमको। जो फर्स्ट केस में हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज किए थे, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ रिएजेंट, जो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंस, और वो कितने से रिएक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ तीनों से रिएक्ट कर रहा है, ए से भी रिएक्ट कर रहा है, बी से भी रिएक्ट कर रहा है और सी से भी। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंस ऑफ बी और प्लस इक्विवेलेंस ऑफ सी, ये तीनों से रिएक्ट कर रहा है। तो इन तीनों का जो सम होगा, वो इन तीनों के इक्विवेलेंस का सम वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ रिएजेंट के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे यहाँ पे। अब इक्विवेलेंस ऑफ ए हम लोग कैसे निकालेंगे? x1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, है ना? yes sir। और ये इक्विवेलेंस ऑफ बी क्या हो गया, x2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और इक्विवेलेंस ऑफ सी क्या हो गया, x3 into इक्विवेलेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो रिलेशन आया था वही हम लोग यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन, कि वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो है
डायरेक्टली वो क्या था, मोलारिटी ऑफ जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे हम लोग V एज्यूम करते हैं वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको डेटा जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट का ही दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन सभी के इक्वल हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x1 इंटू Na, क्योंकि उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है हमको, और इंटू x2 इंटू Nb और प्लस x3 इंटू Nc, ये इसके वैलेंसी फैक्टर के इक्वल हो गया। फिर से सुनाइए तो सर। क्या चीज, ये लास्ट स्टेप फिर से। मतलब यहाँ पे हम लोग निकाले था ना कि वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो होता है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन सभी का इक्विवेलेंस का जो सम आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में ही बात कर रहे हैं, तो इनके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब वहां पे सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन आ रहा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही स्पीसीज से वो रिएक्ट कर रहा था, सिर्फ H2O2 से ही रिएक्ट कर रहा था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है, तीनों से रिएक्ट, हाँ तीनों से रिएक्ट हो रहा है। ए से भी रिएक्ट कर रहा है, बी से भी रिएक्ट कर रहा है और सी से भी रिएक्ट कर रहा है। तो इन तीनों का इसीलिए सम लेना होगा ना हमको इस केस में। अब देखो यहाँ पे रिलेशन हम क्या निकाल Yes. सकते हैं। रिलेशन एक्चुअली जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें, तो t इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट है ये V0 है ना। t इक्वल टू 0 पे देखो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट कितना दिया हुआ है, V0 दिया। और ये t इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा बताओ, सिर्फ और सिर्फ A से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाँ। वहां पे B और C तो है नहीं। B और C है क्या, नो सर। नहीं। तो यहाँ हम लोग t इक्वल टू 0 पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ये x1 इंटू ए हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखना सेकंड इक्वेशन तुम लोग बताना, तो t इक्वल टू टी पे लिख रहे हैं, तो vt जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा। अब यहाँ बताओ x1 इंटू ए माइनस एक्स होगा, क्योंकि अब t इक्वल टू टी पे तीनों आ गया है, a भी आ गया है, b भी आ गया है और c भी आ गया है। और ये रिएजेंट जो है तीनों से रिएक्ट कर रहा है, a से भी रिएक्ट कर रहा है, b से भी रिएक्ट कर रहा है और c से भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x1 इंटू ए माइनस एक्स प्लस प्लस x2 इंटू 2x 2x प्लस x3 इंटू 3x। यहाँ देखो डायरेक्टली हम लोग कंसेंट्रेशन के टर्म में यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एज्यूम कर लेना कि वॉल्यूम हम लोग जो है 1 लीटर एज्यूम किए हैं। ठीक है, जो जितना भी हम लोग स्पेसिस लिए हैं सबका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर एज्यूम कर रहे हैं। तो 1 लीटर अगर वॉल्यूम एज्यूम करोगे तो जो मोल्स हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोलारिटी, दोनों मोल्स और कंसेंट्रेशन दोनों सेम हो जाएगा ना, वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो। ठीक है, तो वॉल्यूम एज्यूम कर लेना 1 लीटर मान के किया गया है। ठीक है, 1 लीटर हम लोग ए बी और सी का वॉल्यूम लिया है, मतलब टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है। तो ये VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 इंटू ए माइनस एक्स, x2 इंटू 2x और प्लस x3 इंटू 3x, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तीसरा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर बात करें, तो v इन्फिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा बताओ तो, x2 into 2 x2 into 2a plus 2a plus x3 x3 3a। चलो ये थर्ड इक्वेशन है। चलो अब ये है, अब ये 3 इक्वेशन है। अब देखो k का एक्सप्रेशन हमको निकालना है जिस टर्म में दिया हुआ है, मतलब हमको डेटा जो है ये दिया हुआ है, इसके टर्म में हमको निकालना है। अब एक्चुअली जो है k अगर लिखोगे यहाँ पे तो हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में ही लिखते हैं हम लोग, तो k इक्वल टू 1/t ln क्या आ जाएगा, a बाय a माइनस एक्स आएगा, ये आएगा ना k। लेकिन a बाय a माइनस एक्स का डेटा हमको नहीं दिया है, हमको रिएजेंट का वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब k इक्वल टू 1/t ln a बाय a माइनस एक्स को कैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट के टर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो तुम लोग को खुद करना है। तो अब देखो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन आ गया, देखो तो। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
जैसे पहले सारे केसेस में करते थे वैसे ही करो। तो फर्स्ट केस में हम लोग इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये देखो क्या मिलेगा, v इंफिनिटी माइनस वी टी इधर मिल गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ये x2 इंटू टू ए, सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से, ये x3 इंटू थ्री ए, और इसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं vt वाला टर्म, तो vt वाला टर्म क्या है, ये आ जाएगा माइनस x1 इंटू ए और माइनस x1 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू x2 सॉरी ये प्लस माइनस हो जाएगा ना क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये माइनस 2x इंटू x2 और इधर पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस x3 इंटू थ्री एक्स। सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ रहा है, v इंफिनिटी माइनस वी टी, ये सिंप्लीफाई करोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, यहाँ से आ गया तुम्हारा x, यहाँ से 2x2 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, a बोले माइनस सर एक्स, हाँ a माइनस एक्स बच जाएगा प्लस प्लस 3x, 3 3x3 अगर कॉमन ले लिए तो a माइनस एक्स बचा, 3 माइनस एक्स और माइनस x1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, a माइनस एक्स बचा। माइनस एक्स। हाँ तो v इंफिनिटी माइनस वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस एक्स इंटू 2x2 माइनस सॉरी प्लस 3x3 और माइनस x1, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब इक्वेशन 3 में जो है ये इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये अगर हम लोग निकाले हैं तो v इंफिनिटी माइनस वी नॉट निकालना है तुमको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 है हमारा x2 इंटू टू ए और प्लस x3 इंटू थ्री ए, और इसमें माइनस हम लोग किसको कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को, मतलब x1 इंटू ए। तो ये अगर करोगे इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ गया कॉमन सब में, और ये आ जाएगा 2 इंटू x2 प्लस 3x3 और माइनस x1, देखो तो यही आ गया। हेलो, यस सर। यस सर। चलो अब यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं, हमको a बाई ए माइनस एक्स चाहिए, तो देखो ये दोनों टर्म तो दोनों में कैंसिल आउट हो रहा है, a बाई ए माइनस एक्स में किसका किसका रेशियो लेना होगा हमको, v इंफिनिटी माइनस वी नॉट बाय v इंफिनिटी माइनस वी टी, देख लो ये डायरेक्ट, अगर इसका रेशियो ले लोगे तो ये वाला टर्म तो दोनों में कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, a बाई ए माइनस एक्स बच गया। अब ये हमको ये सारा वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इसी के टर्म में दिया हुआ है v इंफिनिटी वी नॉट और वी टी, ये रिएजेंट के वॉल्यूम के टर्म में, तो डायरेक्टली हम लोग k का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 बाई टी ln v इंफिनिटी माइनस वी नॉट बाय v इंफिनिटी माइनस वी टी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन कब आ रहा है, जब हमारा रिएजेंट जो है वो एक से ज्यादा स्पीसीज से, यहाँ पे 3 स्पीसीज से ये रिएक्ट कर रहा था। तो ये प्रोसेस ध्यान रखो, ठीक है, एक्सप्रेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, प्रोसेस ध्यान रखो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन चेंज होगा, अगर कोफिशिएंट चेंज कर देंगे तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रोसेस ध्यान दो कि प्रोसेस कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस एक बार देखो कैसे कर रहे हैं, इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है तो फिर बताओ। ठीक है, तो एक बार खुद से तुम लोग करके देखना है इसको, ठीक है, जब तक खुद से नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, एक बार खुद से करके देखना। इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको तुम लोग जितने भी अभी 2-3 एग्जांपल बताए उन सभी का प्रोसेस एक बार क्वेश्चन लिख के खुद से ट्राई करना, एक बार करने का फिर मैच करो, क्योंकि ये लिखने अगर सीख जाओगे तो फिर किसी टाइप का भी क्वेश्चन कर लोगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखने का कोशिश मत करो, क्योंकि वो वेरी करेगा क्वेश्चन में, जरा सा भी कोफिशिएंट अगर चेंज कर देगा और तुम लोग ये फॉर्मूला रट के जाओगे तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन भी मेजरली वेरी करेगा
ऑब्वियसली वो वेरी करेगा ही एक्सप्रेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यहाँ देख भी पा रहे होगे डायरेक्टली कोफिशिएंट पे ही रिलेटेड है ना। तो इसलिए प्रोसेस ध्यान दो कैसे कर रहे हैं, बाकी आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक बार खुद से इसको ट्राई करने का, ठीक है, घर पे एक बार खुद से करो, उसमें कोई डाउट हो रहा है तो फिर पूछना नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके सर। चलो तो आज एंड कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको।